मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजक यौगिक, चैप्टर आपका 9। देखो, उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर सबसे पहले हमारी आती है परिभाषा योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? योगात्मक यौगिक पढ़ने से पहले आपको उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में हम चैप्टर के बीच में आएगा तो वहां पर इसका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? सबसे पहले जब दो या दो से अधिक सरल व स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नए स्टोइकोमीतीय पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। देखो, नॉर्मली क्या बताया मैंने कि दो या दो से अधिक यौगिक, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको मिलाया जाता है। सरल व स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाया जाता है और फिर क्या किया जाता है? इनको गर्म किया जाता है, वाष्पित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नए स्टोइकोमीतीय पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एल्युमिनियम सल्फेट, ये वाटर की। अब देखो इधर 1, 2, 3, तो दो या दो से अधिक सरल व स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाया गया है। इनका एक अनुपात होता है, उनके अंदर मिलाया गया है, मिलाकर क्या है? वाष्पित किया जाता है। वाष्पित करने के बाद में जिसके परिणाम स्वरूप नए स्टोइकोमीतीय पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ये नया प्राप्त हुआ है, इसको क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक। इसको क्या कहते हैं? पोटास एल्लम, इसको आप कह सकते हो फिटकरी या फिटकरी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? पोटास एल्लम। सेकंड एग्जांपल है FeSO4, अमोनियम सल्फेट 6H2O, FeSO4, अमोनियम सल्फेट 6H2O, FeSO4, NH4, SO4, 6H2O। इसके अंदर भी देखो आप 1, 2, 3, तीन हो गए ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक हो गए, इनको मिलाया गया है, वाष्पित किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप क्या बन गया? नया क्रिस्टल बन गया। इसको क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक। इसको वैसे कहते हैं हम FAS, फेरस अमोनियम साल्ट, फेरस अमोनियम साल्ट, मोहर लवण, मोहर लवण। PaCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O। इसके अंदर भी देखो 1, 2, 3, तीन हो गए ना, तीन यौगिक मिल गए और क्या बना दिया? नया यौगिक बना दिया। इसको कहते हैं कॉर्नेलाइट या कार्नेलाइट। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, पोटेशियम साइनाइड, FeCN
ये 2, इसके मूल्य लेते हैं 4 देखा K4 पोटेशियम FeCN6। अब ये क्या बन गया हमारा, ये भी क्या है, योगात्मक यौगिक पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सारे एग्जाम्पल योगात्मक यौगिक के। देखो नॉर्मल क्या बताया मैंने, योगात्मक यौगिक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। सरल व स्थायी यौगिक, सरल वो स्थायी यौगिक हैं, आणविक अनुपात में मिलाया गया है इनको सभी को, वाष्पित किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये सारे क्या है, नए क्रिस्टल प्राप्त हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक। आगे हम देखेंगे योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे देखो योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है द्विक लवण, दूसरा है संकुल यौगिक, या इसको कह सकते हो आप उपसहसंयोजक यौगिक। सबसे पहले इसमें आता है द्विक लवण, इसको कह सकते हो आप डबल साल्ट। डबल साल्ट, देखो सबसे पहले डबल साल्ट क्या होता है, ये यौगिक ठोस अवस्था में स्थायी, ठोस अवस्था में क्या रहते हैं, स्थायी, परंतु जल या अन्य विलायकों में इनका जालक टूट जाता है, जालक टूट जाता है, अतः ये आयनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। कहने की बात क्या है कि ये ठोस अवस्था में तो स्थायी रहते हैं, परंतु जैसे इनको जल या अन्य विलायकों में घोला जाता है, घोलने के बाद में क्या हो जाता है, इनका जालक टूट जाता है, और टूटने से क्या हो जाएगा, वो आयनों में क्या हो जाएगा, आयनिक गुण प्रदर्शित करेगा। मतलब आसानी से क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी या हो सकती है विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। देखो जैसे एग्जांपल FeSO4 आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और ये हो गया वाटर का अमोनियम, ये इसका हो गया जलीय विलयन में इसको घोला गया। तो इसमें क्या होगा, Fe प्लस 2 चार्ज आ जाएगा, सल्फेट 2 मॉलिक्यूल है, चार्ज -2 आ जाएगा। फिर है अमोनिया, अमोनियम है, तो इसके भी कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल। अब देखो FeSO4 था, इसमें क्या हो गया, यहां पर क्या है, +2 के चार्ज के अंदर है, तो यहाँ पर देखो +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको जल के अंदर घोला गया, जलीय विलयन इसका है, क्या है, जल के अंदर इसको घोला गया, तो ये क्या बन गया, +2 चार्ज आ गया इसके ऊपर, इस पर क्या आ गया -2, और इस पर क्या आ गया +1 आ गया। अब सभी क्या हो गए, आयनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए तो बताया गया ये क्या होते हैं, द्विक लवण या डबल साल्ट होते हैं। मतलब 2 साल्ट हो गए ना, अलग अलग साल्ट निकल गए, तो यह कह सकते हो आप, ये डबल साल्ट होता है। इसमें क्या होता है, सभी में आयनिक गुण है, तो इसलिए क्या कह दिया इनको, आयनिक नेचर होता है इनका। ठीक है, इनका सभी क्या होता है, आयनिक नेचर है, ये चार्ज इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक को आप क्या कह सकते हो, उपसहसंयोजक यौगिक। वैसे इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो इसमें क्या है, ये यौगिक ठोस व जलीय विलयन अवस्था दोनों में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, अतः ये आयनिक गुण प्रदर्शित नहीं करते। ये क्या है, ठोस व जलीय विलयन दोनों अवस्था में क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं, और दोनों के स्थायी होने के कारण आयनिक गुण प्रदर्शित नहीं करते। एग्जाम्पल देखो जैसे देखो, आपको एग्जाम्पल बताया था ना पीछे, ये पीछे एग्जाम्पल बताया था, ये भी क्या है, एक तरह का योगात्मक यौगिक है। अब इसका जलीय विलयन बनाया गया,
और यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस 2 आ गया Fe के ऊपर, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ये आ गया। परंतु ये क्या है, नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये आयनिक गुण प्रदर्शित ही नहीं करता, तो इसलिए क्या होगा, इनके ऊपर आयनिक गुण नहीं आता, इनके ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कभी भी नहीं शो करते, क्योंकि कभी आता ही नहीं, क्योंकि आयनिक गुण प्रदर्शित ही नहीं करते। एक बार फिर से देखो, योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है द्विक लवण, दूसरा है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। सबसे पहले आता है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में स्थायी है, परंतु जलीय या किसी अन्य विलायक में इसको घोला जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, इनका जाल टूट जाता है, अर्थात ये आयनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल आपने पीछे देखा होगा, ये इसका था ये FAS, फेरस अमोनियम साल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको आप मोहर लवण कहा था। ये क्या हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। इस प्रकार ये Fe के ऊपर +2 चार्ज आ गया, सल्फेट के पर -2 चार्ज आ गया, और अमोनियम पर प्लस चार्ज आ गया। इसी प्रकार सेकंड है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक क्या होते हैं, ये ठोस व जलीय दोनों अवस्थाओं में क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं, क्योंकि ये आयनिक गुण प्रदर्शित नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल आपको बता रखा है, और देखोगे तो आपको ये आयनिक गुण नहीं दिखाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखो, उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। देखो सबसे पहले सी परिभाषा, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन अणुओं या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो, उसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, या उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। दोबारा से देखो, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन अन्य उदासीन अणुओं या आयनों के साथ में उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो, उसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, बंधित हो उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। देखो कैसे, AgCN, ठीक है, ये ले लेते हैं, एग्जांपल है। ठीक है, यहां पर Ag और ये CN। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु, और ये क्या हो गया, उदासीन या आयन है। ये क्या कर रहा है, इसको उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। देखो इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, केंद्रीय आयन, और ये क्या हो गया हमारा, उदासीन अणु या आयन। उदासीन अणु या आयन का दूसरा नाम भी है लिगेंड। लिगेंड है, वो आगे देखेंगे हम। तो इसको क्या कहते हैं यहां पर, लिगेंड। ठीक है, देखो ये क्या है यहां पर, केंद्रीय आयन। तो देखो, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसी उदासीन लिगेंड के साथ में उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो, उसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। केंद्रीय आयन लिगेंड से जुड़ा हुआ है, और उसे क्या कह दिया, उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक यौगिक कह दिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर नाम आया है केंद्रीय आयन। तो केंद्रीय आयन क्या होते हैं, और दूसरा क्या नाम आया, लिगेंड। लिगेंड सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं हम केंद्रीय आयन। तो केंद्रीय आयन की सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। वह परमाणु जो लिगेंड परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे केंद्रीय आयन कहते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर, मतलब क्या करेगा, केंद्रीय आयन होता है, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके क्या बना लेगा, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा। उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय आयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय आयन। देखो जैसे AgNH3, ठीक है, यहां पर ये Ag, ये NH3 और ये NH3।
वह परमाणु जो लिगेंड परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर उप संयोजक बंध का निर्माण करता है। देखो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकर क्या कर लिया, ये एक बंध बना लिया, इसको क्या कहते हैं, उप संयोजक बंध कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा केंद्रीय आयन, ये क्या हो गया केंद्रीय आयन। यहां पर ये क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, Hg, इधर भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, Hg। किसने लिया, केंद्रीय आयन ने। तो केंद्रीय आयन के पास मतलब क्या है, कोई रिक्त कक्षक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिक्त कक्षक पाया जाता है। तो रिक्त कक्षक होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है और इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है और वो उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय आयन। अब इसी प्रकार है लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, वह परमाणु जो केंद्रीय आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे लिगेंड कहते हैं। अब की बार क्या कर रहा है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किस प्रकार देगा, देखो जैसे है FeCN2, ये Fe है, ये Fe और ये Cn और ये Cn। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये तो क्या हो गया, केंद्रीय आयन, और ये क्या हो गया हमारा लिगेंड। तो लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो देखो वह परमाणु जो केंद्रीय आयन ये रहा, को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, तो इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे रहा है, इसको देकर, और क्या बना रहा है, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। उसे क्या कह दिया, लिगेंड। अब देखो इसको आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत आगे। देखो केंद्रीय आयन, मैंने वहां पर लिखा था रिक्त कक्षक। अब रिक्त कक्षक इस प्रकार होते हैं, अब आप बताइए, कक्षक S3D F होते हैं ना इस प्रकार ये, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे रोटी का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए, इनके कक्षक हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर आप बांट सकते हो DXY, DYZ, DZX, DX2, DY2 और DZ2, ये इसके भाग हो गए। अब ये क्या है, रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिक्त कक्षक। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया, परंतु बाकी के तो क्या है, रिक्त कक्षक ही तो है। ये मैंने एक और भर दिया, जैसे ये क्या हो गया, ये आप बोल सकते हो युग्मित हो गया, ये क्या हो गया, युग्मित। तो ये क्या है, अयुग्मित, और ये क्या हो गए, तीनों ही ये रिक्त कक्षक हो गए। तीनों ही क्या है, यहाँ पर ये रिक्त कक्षक होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये किसके पास में होते हैं, केंद्रीय आयन के पास में होते हैं। किसके पास में होते हैं, केंद्रीय आयन। जैसे मैंने लिखा था ना AgCN, लिखा था ना इस प्रकार। तो ये क्या था, Hg, ये है, इसके पास में ऐसे रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, ये रिक्त कक्षक होते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। देने वाला कौन होता है, लिगेंड होता है। लिगेंड कौन से होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया NH3, लिखा था ना वहां पर, इसको हम लिगेंड में कहते हैं Me, ये वाटर, इसको लिगेंड में कहा जाता है एक्वा, जैसे CN है, साइनो, ऐसे बहुत सारे लिगेंड होते हैं, ठीक है। लिगेंड एक तंतु भी होता है, द्वितंतु है, जैसे बहुत टाइप होते हैं इसके, ठीक है। तो लिगेंड का पता लग गया आपको। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर इसके पास में क्या पाए जाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इसको दे देते हैं, इनको दे देते हैं, और देकर क्या बना लेंगे, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। और उसे क्या कहते हैं आप, उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक। तो आपको क्या कहा मैंने, उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, कि वे यौगिक जो केंद्रीय धातु परमाणु
को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। दूसरा मैंने बताया केंद्रीय आयन। केंद्रीय आयन क्या होते हैं? केंद्रीय आयन को लिगैंड द्वारा क्या दिए जाते हैं? एक लिगैंड द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं और एक बंध का निर्माण होता है, उसे क्या कह दिया आपने? उप सहसंयोजक बंध कह दिया। ठीक है, तो केंद्रीय आयन तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। केंद्रीय आयन तो क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और लिगैंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो इसको क्या कह दिया? ग्राही परमाणु। इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसको क्या कहते हैं? ग्राही परमाणु। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या कहते हैं? दाता परमाणु। तो इसका दूसरा नाम हो गया कि केंद्रीय आयन को क्या कहा जाता है? हमेशा ग्राही परमाणु भी कहते हैं। और लिगैंड को क्या कहते हैं? दाता परमाणु भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है।